हेलो एवरीवन। यूनिट 3 करेंगे अब हम लॉज ऑफ मोशन। पहले क्या किया था? पहले किया था यूनिट 2 काइनेमेटिक्स, जिसमें था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। ये सब किया था, पुराने वीडियोस देखो इसके लिए। आज क्या करेंगे इस वीडियो में? इसमें पढ़ेंगे इनर्शिया क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जांपल्स देखेंगे। चलो भाई, कितनी तरह की फोर्सेस होती हैं? दो तरह की। कांटेक्ट फोर्सेस, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। दूसरी नॉन कांटेक्ट, जब वो कांटेक्ट में नहीं है लेकिन फिर भी फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे। नॉन कांटेक्ट के तीन तरह के: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। कांटेक्ट में दो ही होती हैं, पुश या पुल। अब पुश में फिर से दो टाइप है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। और पुल में आपका आता है टेंशन। डोंट वरी, सारे समझाऊंगा। चलो, मैकेनिक्स में सबसे पहला टॉपिक है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होती है? फोर्स विच डेवलप्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू कांटेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी बोथ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। अब इसमें आता है व्हेन बॉडीज आर इन कांटेक्ट देयर आर म्यूचुअल कांटेक्ट फोर्सेस सेटिस्फाइंग द थर्ड लॉ। जैसे एग्जांपल, अ बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल, या दूसरा ये स्प्रिंग भी कह सकते हो। अब यहाँ पे द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हो गई नॉर्मल रिएक्शन जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है। द कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। अब यहां ध्यान दो, अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन की ये डायरेक्शन होगी, और अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन की दूसरी डायरेक्शन होगी, ऑपोजिट वाली। कांटेक्ट फोर्सेस व्हेन सॉलिड्स आर इन कांटेक्ट विद फ्लूइड्स, उस केस में होती है बॉयंट फोर्स, विस्कस फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस। इसी में कंटिन्यू करते हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो जब एक स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे या एक्सटेंड करोगे एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाती है। तो जब इसे एक्सटेंड कर रहे हैं तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो रही है, जो वापस इसे इसके ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाना चाहती है। ठीक है? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन और elongation for small displacement, that is F is proportional to x, और F equal to minus of kx, where x is displacement and k is called as force constant। यहाँ नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। फॉर एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग द फोर्स कांस्टेंट इज वेरी हाई। The restoring force in a string is called as tension, very important thing for us. It is customary to use a constant tension throughout a string. वैसे सिंपल भाषा में टेंशन कुछ नहीं है, आपका जो भी है स्ट्रिंग है, रोप है, उसके अंदर जो फोर्स है उसे टेंशन कहते हैं। ठीक। अब आ जाते हैं गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में। तो गैलीलियो ने क्या किया, एक बॉल ली, उसको रेस्ट से रिलीज किया एक स्मूथ प्लेन पे, और दूसरे स्मूथ प्लेन पे चढ़ जाने दिया। तो पहला केस ये देखो, क्या दिख रहा है? हाइट सेम है। चलो, फाइनल हाइट और इनिशियल हाइट सेम है, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए बस। दूसरा केस, स्लोप देखो थोड़ा सा डिक्रीज किया, हाइट तो सेम पहुंच रहा है बट डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। तीसरा, अब स्लोप ही नहीं है। इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, ये बॉल तो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, बशर्ते कोई फ्रिक्शन ना हो। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन है, टू मेंटेन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन वी हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू बैलेंस द फ्रिक्शनल फोर्स, so that the net force on this is zero and it can continue its motion। यहां एक और नई टर्म आती है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ। यानी कि ये देखो, ये बॉल अपने आप नहीं रुक सकती, इसको रोकने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स चाहिएगी, चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो या कोई फोर्स हो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body continues to be in a state of rest or uniform motion
unless an external force is applied to change its state. इनर्शिया कितनी तरह के होते हैं? पहला होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट. A body continues to be in a state of rest unless an external force is applied to change its state of rest. कुछ एग्जांपल लेके समझ लेते हैं. तो when a bus starts suddenly the passengers fall backward. तो ये देखो भाई, बस में बैठा हुआ है बंदा. थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि बेटर समझ आएगा. अब देखो, इस जो पर्सन है, इसकी बॉडी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. लोअर बॉडी पार्ट जो कि बस के कांटेक्ट में, और दूसरा अपर बॉडी पार्ट जो यूजुअली कांटेक्ट में कम ही होता है. अब बस पूरी रेस्ट पे, तो बस की सीट भी रेस्ट पे, उसके कांटेक्ट में लोअर बॉडी पार्ट वो भी रेस्ट पे, अपर भी रेस्ट पे ही है. अब तो पूरी बॉडी, क्योंकि बस भी रेस्ट पे. लेकिन जब बस चलेगी तो सीट भी चलेगी, यानी कि सीट मोशन में आएगी, लोअर बॉडी भी मोशन में आएगी, बट अपर बॉडी तो अभी भी रेस्ट पे ही रहेगी. तो होगा क्या? लोअर आगे चली गई, वो अपर वहीं रही. क्या लगता है? फॉल बैकवर्ड. यही यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट. Second example, the dust particles from a mat fall off when it is beaten with a stick. सिंपल सा रीजन है, जब आप मैट को बीटिंग करोगे, मारोगे, पीटोगे, तो होगा क्या? मैट तो मोशन में आ गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स तो अभी भी रेस्ट पे रह गए इनर्शिया के कारण, तो नीचे गिर जाते हैं. तीसरा, when we shake the branch of a tree the fruit fall down. होगा क्या भाई? जब तुम इस पेड़ को हिलाओगे तो उस सिनेरियो में क्या होगा? पेड़ तो मोशन में आ गया, लेकिन इसके जो लीव्स हैं और जो फ्रूट्स है वो अभी भी रेस्ट पे इनर्शिया के कारण, तो क्या होगा? नीचे गिर जाएंगे. इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, खुद जरूर सोचना उनके बारे में. अब दूसरा इनर्शिया कर लेते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन. इसमें क्या होगा? बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी. कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे रेस्ट पे ना ले आए. इसका एग्जाम्पल, अगर एक चलती हुई बस एकदम से रुकती है तो पैसेंजर आगे की तरफ गिरता है. ये लो भाई, हमारी वही बस. अब क्या है, ये पूरी बस चल रही थी, पैसेंजर की पूरी बॉडी में भी क्या हो गया? मोशन धीरे धीरे आ गया, पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी. अब होता क्या है, जैसे ही बस स्टॉप करेगी तो बस की जो सीट है वो भी स्टॉप करेगी. उसके कारण इसकी लोअर बॉडी भी स्टॉप करेगी, यानी कि वो रेस्ट पे आ जाएगी. लेकिन अपर बॉडी अभी भी मोशन में रहेगी, तो क्या होगा? आगे की तरफ गिरेगा. An athlete runs a certain distance before taking a long jump. देख लो यहाँ पे, ये देखो, ये भाई साहब पहले जो भाग के आ रहे हैं, उसके कारण क्या होता है कि इनका जो मोशन है, इनर्शिया ऑफ मोशन, वो एडेड हो जाता है जंप के साथ, तो बड़ा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं. चलो भाई, तीसरे इनर्शिया पे आ जाते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इसमें क्या होगा? जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो भाई ये ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता. एग्जाम्पल देखते हैं. When a stone tied to one end of a string is whirled and the string suddenly breaks, the stone flies off along the tangent to the circle. अभी देखो, ये पूरा मस्त घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, लेकिन अगर स्ट्रिंग टूटेगी तो देखो कैसा पाथ ले रहा है? स्ट्रेट लाइन पाथ ले रहा है. टेंजेंशियल है सर्कुलर मोशन के. तो रीजन क्या है? The pull in the string forces the stone to move in a circle, but as soon as the string breaks, the pull vanishes. The stone, in a bid to move along the straight line, flies off tangentially. ये सबने देखा होगा. When a car rounds a curve suddenly, the person sitting inside is thrown outwards. ठीक है, कार की तरफ गिरते हैं, क्योंकि जो because the person tries to maintain his direction of motion due to directional inertia when the car turns. मड गार्ड्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. ठीक है, ये आपका व्हील है. अब देखो, इस पे जो मड लगी हुई है वो देखो, ये टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल. तो होगा क्या भाई? है आपके भी कपड़े खराब कर सकती है और आपके पीछे वालों के भी खराब कर सकती है. तो हम क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं मड गार्ड. ठीक है. अब मड गार्ड के कारण क्या होगा? ये देखो, यहीं अटक जाएगा. ठीक है, आगे जितना भी होगा. क्यों? क्योंकि जो रोटेटिंग व्हील्स हैं वो मड को टेंजेंशियली फेंकते हैं,
डायरेक्शनल इनर्शिया के कारण, तो मडगार्ड उससे बचा लेगा। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। A pebble of mass 0.05 kg is thrown vertically upwards. Give the direction and magnitude of the net force on the pebble during its upward motion, during downward motion, at the highest point where it is momentarily at rest. Do your answers change if the pebble was thrown at an angle of 45 with the horizontal direction? एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करो। चलो ये हो गया पेबल, ये गया ऊपर, ठीक है। तो पहला केस अपवर्ड मोशन था, भाई ये जी तो नेगेटिव है क्योंकि नीचे से ऊपर जाओगे तो जी नेगेटिव, एफ इक्वल टू होता है एम जी, ठीक है। वैल्यूज रखी, कितना आया -0.5, मैग्नीट्यूड हो गया 0.5 न्यूटन, डायरेक्शन हो गई डाउनवर्ड्स क्योंकि माइनस में है। दूसरा की जगह तीसरा करते हैं, पहले दूसरा बाद में करेंगे। हाईएस्ट पॉइंट पे, अब हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये मोमेंटरली रेस्ट पे है, भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगी रही है, कहाँ की तरफ लगती है, नीचे की तरफ, यानी कि पॉजिटिव। वही F इक्वल टू एम जी लगाया, कितना आया 0.5, तो मैग्नीट्यूड 0.5 और डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। अब आ जाते हैं दूसरे पे, डाउनवर्ड मोशन में ये आ गया नीचे की तरफ, G पॉजिटिव, F इक्वल टू एम जी, वैल्यूज रखी 0.5, मैग्नीट्यूड 0.5 और डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, हो गया। अच्छा अब इसने पूछा था 45 डिग्री पे, अगर मैं इसको 45 डिग्री पे फेंकूंगा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, तो इसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी के। हाईएस्ट पॉइंट पे यानी कि जब ये यहाँ पहुंचेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा, कौन सा रहेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा पूरे मोशन में, तो ये कंपोनेंट कोई इफेक्ट ही नहीं लाएगा नेट फोर्स के ऊपर, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। क्या क्या केसेस हैं? पहला केस आता है जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन। विंडो ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन से ड्रॉप किया तो सीधी भाषा में क्या, एक्सेलरेशन जीरो है, सिर्फ वेट एक्ट करेगा, तो F इक्वल टू एम जी लगाया, कितना आया 1 न्यूटन, मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन, डायरेक्शन हो गई डाउनवर्ड्स। सेकंड पे आ जाते हैं, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर वही बात, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जीरो, यानी कि सिर्फ वेट एक्ट करेगा, इसका मतलब F इक्वल टू एम जी लगाया, 1 न्यूटन आया, मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन, डायरेक्शन आ गई डाउनवर्ड्स। तीसरे पे आ जाते हैं, lying on the floor of a train which is accelerating with 1 meter per second square, the stone being at rest relative to the train। अब इस केस में क्या हो रहा है, वेट को तो बैलेंस कर दिया नॉर्मल रिएक्शन ने, अब उस पे लग रहा है एक्सेलरेशन, सो F इक्वल टू एम ए लगाया, उससे मेरे पास F कितना आ गया 0.1 न्यूटन, सो मैग्नीट्यूड हो गया 0.1 न्यूटन और डायरेक्शन हो गई अलोंग द मोशन ऑफ द ट्रेन। कंटिन्यूड है, चलो कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को। डी केस, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है स्टोन की वो हो गई एफ डैश इज इक्वल टू एम ए, यानी कि 0.1 न्यूटन। जब तुमने स्टोन को ड्रॉप किया तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ डैश है, वो क्या है, स्टोन पे एक्ट करना बंद कर देती है, ठीक है, क्योंकि जो है वो डिपेंड करता है सिचुएशन एट दैट इंस्टेंट। पुरानी सिचुएशन भी पहले उस पर एफ डैश लग रही थी, बट जैसे ही ड्रॉप किया तो पुरानी फोर्स थोड़ी लगेगी, ठीक। तो नेट फोर्स क्या होगा, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ही लगेगी तुम्हारे छोड़ने के बाद, यानी कि एफ इक्वल टू एम जी, यानी कि 1 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड आ गया 1 और डायरेक्शन हो गई डाउनवर्ड्स। चलो रिकैप कर लें क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, पहला पढ़ा था फोर्स, इट इज अ पुश और अ पुल व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द शेप, साइज, पोजीशन एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया, inability of a body to change its state. Newton's first law, a body continues to be in a state of rest or of motion unless an external force is applied to change its state. Inertia तीन तरह की, inertia of rest उसके 3 एग्जाम्पल, inertia of motion उसके 2 एग्जाम्पल और inertia of direction के 2 एग्जाम्पल। असाइनमेंट करते हैं, मात्र 4 क्वेश्चन है, पहले इन्हें खुद ट्राई करो वीडियो पॉज करके, उसके बाद
वीडियो प्ले करके देखो तुम्हारे आंसर करेक्ट है या नहीं। चलो भाई असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना है नेट फोर्स का। चलो केस क्या है, अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड है तो भैया एक्सेलरेशन ही नहीं है, ठीक है। अच्छा अब तुम कहोगे वेट, तो यार जो रेन ड्रॉप है उसका क्या मास होगा, नेग्लिजिबल, जीरो। तो जब उसका मास ही नहीं है तो उसमें हम फोर्स कहाँ से, F इक्वल टू एम जी भी लगाओगे, G10 भी ले लोगे, बट M तो जीरो है, ठीक है। यहाँ हमने रीजन ये दिया कि V कांस्टेंट, A जीरो, इसलिए F भी जीरो। अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर, तो इसमें भी जीरो, क्योंकि वेट जो है वो डाउनवर्ड था, उसको बैलेंस किसने किया, बॉइंट फोर्स ने, जो अपवर्ड लग रही थी, तो कोई फोर्स ही नहीं लगी। तीसरा आ जाओ, अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी, या स्टेशनरी है, तो वी कांस्टेंट तो ए जीरो तो एफ जीरो, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30, देखो फिर वही कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो, तो फोर्स जीरो, रीजन वही जो मैंने तुम्हें बता ही दिया। A high speed electron in space far from material objects and free of electric and magnetic field, तो इस केस में भैया सारी फील्ड से तो दूर भाग रखा, तो फोर्स कौन सी लगेगी उस पे, कोई नहीं, जीरो। चलो भाई मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, वन एंड ऑफ a string of length L is connected to a particle of mass m and the other to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle directed towards the center is, and the answer is T। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि आपका जब पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में तो उस पर फोर्स लगती है सेंट्रिपिटल फोर्स, और वो सेंट्रिपिटल फोर्स आ कहां से रही है, टेंशन इन द स्ट्रिंग से, सो आंसर होगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the speed of the stone is increased beyond the maximum permissible value and the string breaks suddenly, which of the following correctly describes the trajectory of the stone after the string breaks? And according to me the answer is B, that the stone flies off tangentially from the instant the string breaks because of inertia of motion, और inertia of direction भी कह सकते हैं कि वो tangentially चला जाएगा। Next question, explain why the passengers are thrown forward from their seats when a speeding bus suddenly stops। ये तो किया था थोड़ी देर पहले, आई होप वही आंसर लिखा हुआ है। लोअर बॉडी पार्ट जो है वो आपका क्या है, रेस्ट पे आ जाती है, अपर फिर भी मोशन में रहती है, वही लिखा है। सरप्राइज सरप्राइज, बोनस क्वेश्चन है भाई। A force is applied on a body but it causes no acceleration. What possibilities may be considered to explain the observation? तो क्या क्या हो सकता है, कि आपका हो सकता है फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स हो तो कोई एक्सेलरेशन नहीं लाएगी, ठीक है। फोर्स इंटरनल फोर्स भी हो सकती है, उससे तो कोई एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस नहीं होगा। Question number 6. Give the magnitude and direction of the net force acting on a drop of rain falling down with a constant speed। अभी तो किया था, क्या था, फोर्स जीरो। दूसरा काइट स्किलफुली हेल्ड, इसमें भी जीरो है। चलो अब वही एक्नॉलेजमेंट, जो भी पिक्चरें मैंने गूगल से ली, बिंग से ली, जहां से ली, उन सब का धन्यवाद। डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, किसके ऊपर है भाई, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। थैंक यू सो मच।